नमस्कार साथियों, आज के व्हाट्स द मैटर में थोड़े संवेदनशील और जटिल मुद्दे की बात करेंगे। ये मुद्दा न केवल चिकित्सा और कानून बल्कि नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सामान्य शब्दों में इसे सहायता प्राप्त मृत्यु भी कहा जा सकता है। दरअसल यूके में नए प्रस्तावित विधेयक ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। वहां पर 29 नवंबर को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में घातक रूप से बीमार वयस्कों के जीवन अंत के लिए विधेयक के पक्ष में मतदान कराया गया। ये मतदान स्वतंत्र रूप से हुआ। इसका मतलब ये कि सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने के बजाय अपने विवेक के अनुसार मतदान करने की अनुमति दी गई थी। आखिरकार बिल को 330 में से 275 का बहुमत मिला, जिसमें से 38 सांसद ऐसे थे जिन्होंने मतदान किया ही नहीं। हम आगे इसी बिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इससे ही मिलती जुलती भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति और उसकी मांग और उसके नैतिक पक्ष की भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे हमारी बहुत मदद होगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अगर नहीं किया हो तो अब कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा से अपने मुद्दे पर आते हैं। ये बिल घातक रूप से बीमार रोगियों को अपना जीवन खत्म करने के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। ये ऐसे रोगी होते हैं जिनकी घातक बीमारियों से ठीक होने की या तो बहुत कम संभावना होती है, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं बची होती। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये बिल पास कर दिया है, लेकिन अब इसे सार्वजनिक बिल समिति के पास भेजा जाएगा, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बिल पारित हुआ है उस पर मतदान करेगा और फिर जो प्रस्तावित संशोधन होंगे उस पर मतदान के जरिए इसे पास करेगा। फिर इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजा जाएगा, जहां अंतिम मतदान के बाद इसे बदलावों के साथ या बदलावों के बिना पारित कर दिया जाएगा। ये वहां की प्रक्रिया है जो यूके में अपनाई जाती है। हमारे से थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ यही प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पर जो बिल्स होते हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी के पास कई बार भेज दिया जाता है, तो वहां पर जो सार्वजनिक समिति है वो इसी का एक हिस्सा है। अब सवाल ये है कि यूके में सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक को पेश करने के पीछे क्या कारण था, बिल में क्या प्रक्रिया प्रदान की गई है और भारत के कानून से तुलना करने पर यह कैसा दिखता है, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि वर्तमान में ये जो बिल आया है इसकी यूके में क्या स्थिति थी। दरअसल सहायता प्राप्त मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मरीज डॉक्टर की मदद से अपना जीवन समाप्त कर सकता है। इच्छा मृत्यु में गंभीर रूप से बीमार मरीज का जीवन लेने के लिए डॉक्टर की ज्यादा अधिक सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। अभी यूके का कानून किसी भी तरह से सहायता प्राप्त मृत्यु या इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देता है। वहां सहायता प्राप्त आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए 14 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है। 2013 के बाद से यूके में इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए 3 बिल पेश किए जा चुके हैं और हाल के वर्षों में देश में इस मुद्दे पर काफी कॉम्प्लेक्स और पोलराइज्ड बहस छिड़ी हुई है। इसके समर्थकों का तर्क है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसकी देखभाल अक्सर कष्टदायी होती है। उनका दावा है कि इच्छा मृत्यु मरीज को न केवल मानवीय तरीके से अपना जीवन समाप्त करने की गरिमा देगा, बल्कि उनका यह भी दावा है कि कानून लोगों को आत्महत्या करने के बजाय उनको इससे रोकेगा। और कई बार ऐसी स्थिति में देखा गया है कि उनके परिवारजन भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति एक तो कमजोर हो जाती है और दूसरा वो मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में ऐसा गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो ही जाता है। वहीं जो इसके आलोचक है उनका कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, खासकर तब जब विकलांग मरीजों की बात आती है। इस बात पर चिंता जताई गई कि इच्छा मृत्यु कानून के कारण बुजुर्गों, विकलांगों और गरीब व्यक्तियों को अपनी ही मृत्यु पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या उन पर कम से कम दबाव तो बनाया ही जा सकता है और दबाव के आधार पर उनसे अनुमति ली जा सकती है। विरोधियों का कहना है कि इच्छा मृत्यु की बजाय जीवन के अंत में देखभाल में सुधार और उस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए कोई बिल लेकर के आया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बिल के मुख्य प्रावधान कौन से हैं। बिल कहता है कि केवल 18 साल से अधिक आयु का कोई एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और ऐसा निर्णय लेने की मानसिक क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही इच्छा मृत्यु का अनुरोध कर सकता है। साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया है कि रोगी को अनुरोध करने से पहले 12 महीने तक इंग्लैंड या वेल्स में पंजीकृत होना चाहिए या वहां पर निवास करना चाहिए। बिल में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी बीमारी या तो चिकित्सा की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वो उपचार से ठीक नहीं हो सकती, या जिनके मरने की
जो संभावना है वो 6 महीने के भीतर भीतर है और उनकी इसी मृत्यु की उम्मीद के कारण उनको इच्छा मृत्यु दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें विकलांग व्यक्ति और मानसिक विकार वाले व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि इच्छा मृत्यु का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा करते वक्त एक योग्य डॉक्टर वहां होना चाहिए जो इस प्रक्रिया में शामिल होने का इच्छुक हो। कोऑर्डिनेट करने वाला डॉक्टर उसका मूल्यांकन करेगा कि पूरी प्रक्रिया मरीज की मर्जी से हो रही है। यदि चिकित्सक संतुष्ट है और सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो दूसरे इंडिपेंडेंट डॉक्टर को इसे रेफर करेगा जो कम से कम 7 दिन की अवधि में उसका निरीक्षण दोबारा से करेगा। यदि इंडिपेंडेंट डॉक्टर कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर के मूल्यांकन से सहमत होने से इनकार करता है तो जो बाद वाला डॉक्टर होगा, यानी कि बाद में जो मूल्यांकन कर रहा होगा, वो डॉक्टर इसे अन्य चिकित्सक को रेफर कर सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा केवल एक ही बार किया जा सकता है। यदि कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर जो है, यानी कि पहले जो डॉक्टर निरीक्षण करता है पेशेंट का, वो डॉक्टर और जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर है दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं तो उसे लंदन के उच्च न्यायालय में रेफर कर दिया जाएगा उस पिटीशन को। वहां कोर्ट ये फैसला करेगा कि अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कोर्ट रोगी और डॉक्टर्स की सुनवाई कर सकता है और उनसे सवाल भी कर सकता है। यदि कोर्ट अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो रोगी अपील न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती दे सकता है। यदि उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय अनुरोध को स्वीकार करता है तो अनुरोध पर विचार करने की दूसरी अवधि शुरू होती है। 14 दिनों के बाद रोगी को इच्छा मृत्यु के लिए अनुरोध की पुष्टि करने के लिए एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी जिसे डॉक्टर और एक तीसरे व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा। यानी कि पहले व्यक्ति एक डिक्लेरेशन साइन करेगा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, फिर एक डॉक्टर आएगा जो उसकी जांच करेगा, वो किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करेगा, फिर वो दूसरा डॉक्टर सहमत या असहमत होगा, उसके आधार पर न्यायालय में मामला जाएगा और न्यायालय अंत में एक दूसरी डिक्लेरेशन पर मरीज से हस्ताक्षर करवाएगा कि क्या अब भी आपका वही फैसला है। उसके बाद एक तीसरे व्यक्ति की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इतनी प्रक्रिया आपको समझनी है जो की जाएगी इच्छा मृत्यु देने के लिए। समन्वय करने वाला डॉक्टर जो होगा या उसके द्वारा कोई भी नामी डॉक्टर हो सकता है, फिर रोगी को एक स्वीकृत पदार्थ देगा और ये जो पदार्थ दिया जाएगा उसका विवरण एक अलग कानून के द्वारा बना करके दिया जाएगा। हालांकि बिल में कहा गया है कि स्वीकृत पदार्थ लेने का फैसला उस व्यक्ति का होगा जिसे ये दिया जा रहा है। समन्वय करने वाला डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर पहले आता है, इसका फैसला करने का उसको अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की स्थिति पर। साल 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है और गंभीर रूप से बीमार रोगियों या अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में रोगियों को इच्छा मृत्यु की वैधता को मान्य किया जाना चाहिए। इसमें रोगी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाता है। ये रोगी को प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देता है, जबकि सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक रोगियों को ये चुनने में सक्रिय भूमिका निभाता है कि उन्हें कब मरना है। आप समझ रहे हैं, दोनों स्थितियों में अंतर है। इंग्लैंड की स्थिति या यूके की स्थिति कहें, वो एक्टिवली किसी मरीज को मारती है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है कि अगर आपका रोगी मर रहा है और परिवार को कोई दिक्कत है तो आप उनकी कंसेंट से अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं, जिससे रोगी की कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। ऐसे मामले पहले परिवार की सहमति लेकर ही किए जाते हैं ताकि रोगी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसके लिए पे कर रहे हैं और उसी को इसका सारा वहन करना पड़ता है। जो भी खर्चा या मानसिक स्थिति होती है उससे गुजरना पड़ता है। दिशा निर्देशों में यह शर्त रखी गई कि लिविंग विल पर 2 गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर भी इस पर होना चाहिए। यह भी कहा गया कि गंभीर रूप से बीमार मरीज के मामले को मंजूरी देने से पहले कई तरीके की और मंजूरियां भी आपको लेनी होंगी। इलाज करने वाले चिकित्सक एक उपयुक्त रूप से योग्य मेडिकल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधित्व के साथ एक अन्य बाहरी मेडिकल बोर्ड की भी आपको इसमें मंजूरी लेनी होती थी। हालांकि 2019 में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने दिशा निर्देशों में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इन गाइडलाइंस को काफी बोझिल और इम्प्रैक्टिकल बताया गया था और कहा गया था कि इन्हें पालन करना कोई आसान कार्य नहीं है। हालांकि अदालत ने 2023 में दिशा निर्देशों को संशोधित करके एक ऐसा समय सीमा स्थापित कर दी जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की भागीदारी को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन इन दिशा निर्देशों और देश भर में उनके कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता सीमित ही रही। अभी लोग नहीं जानते इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। हालांकि भारत और यूके की स्थिति की तुलना तो किसी भी आधार पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों देश बहुत ज्यादा अलग हैं डेवलपमेंट के मामले में भी, और विकास आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं दोनों देशों का कितना है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके कारण उनके परिवारजनों, उनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत में कानून आते आते
कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन सामाजिक बहस तो शुरू की ही जा सकती है। इसका पहला चरण यही हो सकता है। ये विषय न केवल कानून और चिकित्सा से जुड़ा है, बल्कि मानव गरिमा, करुणा और अधिकारों से भी गहराई से संबंध रखता है। इसे हल करने के लिए हमें संवेदनशीलता और सामाजिक सहमति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि कानून कोर्ट या संसद कानून बाद में तय करते हैं, लेकिन उससे पहले समाज में कानून तय कर लिए जाते हैं। ये थी आज की हमारी बहस। और भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और यूके में सक्रिय इच्छा मृत्यु का मुद्दा आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर दें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल के व्हाट्स द मैटर में एक नए इशू के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।